नमस्कार। ईश्वर का जो नायाब तोहफा है हमारी ज़िंदगी, फूलों से मुस्कुराती है और चहचहाती है तब जब सेहत खुशगवार हो और ज़िंदगी में कोई भी समस्या न हो जो कि सेहत से जुड़ी हो। तो चलिए आज अपनी ज़िंदगी को थोड़ी से और सेहतमंद करते हैं और आज चर्चा करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। और हमसे अपने ज्ञान को साझा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर सुंदरलाल चिकित्सालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टर देवीश प्रकाश यादव। तो स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। नमस्कार। आज आपने मुझे आमंत्रित किया है हीमोफीलिया के बारे में दर्शकों को बताने के लिए कि हीमोफीलिया क्या होता है, कैसे ये फैलता है जी, और कैसे इसकी हम रोकथाम कर सकते हैं और इससे क्या क्या नुकसान हमारे समाज को या हमारे मरीजों को हो सकता है। बिल्कुल। तो एक एक करके जानना चाहेंगे कि हीमोफीलिया क्या है, क्योंकि ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये बीमारी कैसी होती है। बिल्कुल। हीमोफीलिया जो है दो वर्ड से बना हुआ होता है, हीमो और फीलिया जी। हीमो का मतलब रक्त से होता है और फीलिया का मतलब लव से, प्यार से होता है। तो हीमोफीलिया जो बीमारी होती है एक आनुवंशिक बीमारी होती है जिसमें हमारे अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उसकी कमी हो जाती है। तो हीमोफीलिया बेसिकली जो है 4 तरह का हो सकता है, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और एक कहते हैं पैरा हीमोफीलिया। सबसे जो कॉमन समस्या होती है वो हीमोफीलिया ए और बी की होती है जी। तो हीमोफीलिया ए की जो बीमारी है वो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से होता है जी। और हीमोफीलिया बी की जो बीमारी होती है वो क्लॉटिंग फैक्टर 9 से होता है। पैरा हीमोफीलिया फैक्टर 5 की कमी से होता है जी। और हीमोफीलिया सी फैक्टर 11 की कमी से होता है। लेकिन हम लोग जो बात करेंगे वो हीमोफीलिया ए और बी के बारे में बात करेंगे जो सबसे मेजर समस्या हमारे समाज की है। बिल्कुल सर। तो ये तो हीमोफीलिया की समस्या हमने समझी कि जो हमारे रक्त से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। लेकिन ये समस्या जो होती है वो इसके सिम्टम्स क्या क्या आते हैं जिससे कि समझ पाएँ कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में ये समस्या हो सकती है। देखिए, हमारे शरीर में जब भी चोट लगती है या कहीं पर रक्त का बहाव होता है तो कुछ ब्लड सेल्स होती हैं जो मदद करती हैं उसको क्लॉटिंग में जी। तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो 13 टाइप के होते हैं, जैसे प्लेटलेट भी होता है जी। और जो फैक्टर 8 होता है, अगर फैक्टर 8 की कमी हो जाती है जिसको हीमोफीलिया ए कहते हैं या 9 की वजह से हीमोफीलिया बी होता है, उसमें जब हमें कहीं चोट लगता है या कहीं अगर हमें इंजरी होती है तो वो रक्त स्राव होता रहता है और नॉर्मल टाइम में बंद नहीं होता है। यही जब किसी मरीज को होता है तो हम लोग सस्पेक्ट करते हैं कि पेशेंट को कुछ क्लॉटिंग डिसऑर्डर या हीमोफीलिया हो सकता है। तो जैसे अगर किसी बच्चा जब बड़ा होता है थोड़ा सा और चलने लगता है तो जब चलता है तो गिरता है। गिरने के बाद अगर बच्चे को जो है जोड़ों में जो है खून का जमाव हो जाए, जोड़ों में सूजन आ जाए या कहीं पर जो है उसको खून का थक्का जम जाए, ब्राउन कलर का हो जाता है जो कि नॉर्मली नहीं होता है, तब आपको सोचना है कि इस बच्चे में हो सकता है कोई आनुवंशिक बीमारी हो जैसे कि हीमोफीलिया हो सकता है। या बड़े होने के बाद जैसे आपको कोई दांत में प्रॉब्लम हुई, आपने दांत अपना उखड़वाया और देखा कि ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, या आपकी कोई सर्जरी हुई, ठीक है, या फिर आपको लगा कहीं चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ और ब्लड आपका बंद नहीं हो रहा है, तो आपको सस्पेक्ट करना या डाउट करना है कि इनको जो है किसी क्लॉटिंग डिसऑर्डर या हीमोफीलिया की बीमारी हो सकती है। यानी कि जब रक्त स्राव न रुके जो सामान्य तौर पे जो समय होता है कि चोट लगने के बाद रक्त स्राव जितनी देर में रुक जाना चाहिए, अगर वो सामान्य न लगे, असामान्य लगे तो ज़रूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए और डॉक्टर से जो है इस विषय पर परामर्श लेना चाहिए। ये एक गंभीर समस्या भी हो सकती है डॉक्टर साहब, इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर ये समस्या होती ही क्यों है। देखिए, ये जो बीमारी होती है इसको हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली आनुवंशिक होती है, लेकिन किसी किसी को आनुवंशिक नहीं, एक्वायर्ड भी हो सकता है। लेटर लाइफ में इसको जो है बॉडी में कुछ एंटीबॉडीज बन जाते हैं उस क्लॉटिंग फैक्टर के खिलाफ, तो हम लोग उसको एक्वायर्ड हीमोफीलिया कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग केसेस देखते हैं वो है जेनेटिक हीमोफीलिया होती है, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। और बेसिकली ये इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर का काम करती हैं और जो मेल्स होते हैं, ज़्यादातर बीमारी मोर देन 99% मेल्स को होता है, मेल चाइल्ड को होता है। फीमेल्स इससे बची रहती हैं, लेकिन फीमेल्स में भी ऐसा हो सकता है। तो मेल चाइल्ड अगर आपको जो है इन सब समस्याओं से ग्रसित है कि जोड़ों में चोट लगा और जोड़ में सूजन हो गया, खून जम गया, या कहीं ब्राउन कलर या लाल कलर का थक्का जम गया, या कोई अगर ऑपरेशन हुआ या इंजेक्शन लगा और खून वहाँ नहीं रुक रहा है, तो आपको सस्पेक्ट करना है कि इसको हीमोफीलिया हो सकता है। और एक आनुवंशिक बीमारी ज़्यादातर होता है जो कि फीमेल्स इसमें कैरियर होती हैं और मेल्स को ये बीमारी ग्रसित होती है। ठीक है। तो इसमें निदान कैसे करते, कैसे श्योर होते हैं आप लोग कि यही प्रॉब्लम है पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ? देखिए, इसको डायग्नोसिस हम लोग करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को जो है, इसके डायग्नोसिस हम 2 पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं। एक तो
प्रीनेटल डायग्नोसिस की अगर बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है और किसी को घर में हीमोफीलिया की बीमारी है तो पहले हम जान पाएँ कि बच्चे को हुआ तो नहीं है। तो उसके जब बच्चा कुछ हफ्ते का प्रेगनेंसी होता है तो हम लोग उसको कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कहते हैं जी। और या फिर एमनियोसेंटेसिस कहते हैं। उस पद्धति से हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे को, जो आने वाला बच्चा है, उसको हीमोफीलिया हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर जो बच्चे पैदा हो चुके हैं और उनको चोट लगने के बाद आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, उसमें आप फैक्टर का लेवल आप जान सकते हैं। तो जैसे उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर फैक्टर का लेवल जो है 1% से भी नीचे है तो हम लोग कहते हैं सीवियर हीमोफीलिया है। अब 1% से 5% है तो हम लोग कहते हैं मॉडरेट हीमोफीलिया है जी। और अगर 5% से 40% है तो हम लोग कहते हैं माइल्ड हीमोफीलिया है। ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो माइल्ड हीमोफीलिया के मरीज होते हैं, हो सकता है उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाए और उनको फैक्टर की ज़रूरत ना पड़े। मॉडरेट और सीवियर वालों को जो है लगातार फैक्टर देने की ज़रूरत पड़ती है। यही इसलिए जानना जरूरी है कि पेशेंट जो है माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में है। बिल्कुल। तो इसका मतलब कि जो सीवियर कैटेगरी में होंगे, जो मॉडरेट कंडीशन में भी होंगे, उन लोगों को ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सही तरीके से, सही दिशा में करने की ज़रूरत होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम लापरवाही करते हैं और अपनी बीमारी को इग्नोर भी करते रहते हैं और उसमें समय काफ़ी बिता देते हैं। बिल्कुल जी। तो ऐसी स्थिति में क्या सुझाव देंगे हमारे जो दर्शक हैं जो इस बीमारी को आज समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अगर किसी को खून का थक्का जमने की बीमारी है, खून अगर नहीं जम रहा है या उसको कहीं चोट लगता है, बहुत दिनों तक वहाँ पर ब्राउन कलर या रेड कलर का धब्बा बना हुआ है या जोड़ों में सूजन उसके हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको डॉक्टरी परामर्श लेनी चाहिए जी। और अगर डॉक्टरी परामर्श के बाद आपको निकलता है कि हीमोफीलिया आपको हुआ है जी। तो अगर आपको माइल्ड हीमोफीलिया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आप जो है नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जी। लेकिन अगर मॉडरेट या सीवियर हीमोफीलिया होता है तो आपको अगर पता है तो जब भी आपकी कोई सर्जरी होनी है या फिर अगर आपको अपने दांत में कुछ करवाना है या अगर कोई मेजर आपका ट्रॉमा वगैरह होता है तो उस स्थिति में आप डॉक्टर के पास जाइए और फैक्टर 8 या फैक्टर 9 जो उपलब्ध होता है उसको चढ़वाना होता है। अच्छा। हीमोफीलिया अगर सीवियर होता है तो ऐसे केसेस में बिना चोट के और बिना खून बहे भी फैक्टर 8 आपको बार बार लेने की जरूरत पड़ती है। सप्ताह में 2 या 3 बार प्रोफाइलेक्टिकली उसको जो है, ताकि ब्लीडिंग ना हो, सीवियर हीमोफीलिया को देना पड़ता है, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जी। तो ये प्रक्रिया लाइफ लॉन्ग चलती है ऐसे पेशेंट्स के साथ? अगर ये लाइलाज बीमारी है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, इसीलिए आपका इलाज इसमें जो है ज़िंदगी भर करना पड़ता है आपको जो है जी। तो क्या ये खर्चीली एक समस्या है जिसमें कि खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं? बिल्कुल। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 जो मार्केट में उपलब्ध है, एक वायल का जो कॉस्ट फैक्टर 8 का है लगभग 1500-1600 रुपये होता है। फैक्टर 9 का एक वायल का जो कॉस्ट है लगभग 35 रुपये होता है जी। और एक बार में पेशेंट को जो है 2, 3 या 4 वायल देना पड़ सकता है, तो काफ़ी खर्चा आता है और हफ्ते में 2 या 3 बार देना पड़ता है। अगर किसी को सीवियर है तो पेशेंट के पॉकेट से अगर लेना होता है तो वो खर्चीला है। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते हैं और कई जगह पर, कई राज्यों में जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 मुफ्त में पेशेंट को दिया जाता है जी। और इस संदर्भ में अगर BHO की बात करें आपके सर सुंदरलाल चिकित्सालय की, तो क्या योगदान है ऐसे पेशेंट्स के लिए? BHO में हीमोफीलिया पेशेंट्स के लिए अलग से एक OPD चलती है जी। करेंटली जो है रूम नंबर 210 में जी। हर शनिवार को 11 बजे से 2 बजे तक चलती है। और कोई भी अगर पेशेंट BHO में आता है जिसको हीमोफीलिया A या B है और अगर उसको रक्तस्राव हो रहा है या उसको किसी सर्जरी की आवश्यकता है तो उसको बिना पैसे का जो है फैक्टर 8 और फैक्टर 9 उपलब्ध किया जाता है जी। और इसकी प्रोसेस क्या है? जाहिर सी बात है कि कहीं रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता होगा ऐसे हीमोफीलिया रजिस्टर। इंडिया में कोई भी अगर पेशेंट हीमोफीलिया का डायग्नोज होता है तो इंडिया में हीमोफीलिया रजिस्टर होता है, उसमें उसको अंकित करना होता है। करेंटली 2021 तक जो है हमारे देश में 20,000 से ऊपर हीमोफीलिया के रोगी अंकित हो चुके हैं। लेकिन आपको लग रहा होगा कि इतने बड़े पॉपुलेशन में से 20,000 रोगी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। बहुत सारे पेशेंट जो है वो डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी डायग्नोसिस नहीं बन पाती है। हम लोग का एस्टिमेट ये है कि लगभग 2 लाख के आसपास हीमोफीलिया के पेशेंट भारतवर्ष में हो सकते हैं, जबकि 20 से अभी सिर्फ रजिस्टर्ड हैं जी। तो यानी कि इंडिया पे इसका काफ़ी बर्डन है। बिल्कुल। तो अभी तक जो स्थितियां हैं, जो चिकित्सकीय सुविधाएं हैं, वो कहाँ तक एडवांस हुई हैं कि जिससे कि मतलब ये बर्डन थोड़ा कम और जो पेशेंट्स हैं उनके लिए थोड़ी ज़िंदगी आसान हो सके, और क्या क्या वो कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली जो ग्रामीण इलाके होते हैं वहाँ पर लोगों के अंदर जागरूकता नहीं होती है, वो बीमारी को बहुत हद तक इग्नोर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका जो है सिम्टोमेटिक इलाज लेते हैं और उसका डायग्नोसिस पे ध्यान नहीं देते कि आखिर हुआ क्यों है। शहर में थोड़ी जागरूकता है तो उसके मरीज जो है जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेरा मानना है कोई भी आपको समस्या हो, हीमोफीलिया ही नहीं, कोई भी अगर आपको समस्या
होती है तो उचित डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको डॉक्टरी परामर्श से आराम है, इसका मतलब डॉक्टर की डायग्नोसिस सही है। अगर मरीज को आराम नहीं हो रहा है किसी भी बीमारी में, चाहे वो हीमोफीलिया ही क्यों ना हो, तो आपको उसको हायर सेंटर जाना चाहिए, अच्छे अस्पताल में जाना चाहिए और परामर्श लेके अपना रोग का निदान करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमारे शरीर में जो रक्त की भूमिका है वो सभी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन का कैरियर भी होता है, तो क्या इन सब चीज़ों पर भी इसका असर पड़ता है और कॉम्प्लिकेशन किस हद तक और क्या क्या हो सकती है? देखिए, हीमोफीलिया में सिर्फ जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो सिर्फ रक्त स्राव का होता है, और रक्त स्राव से खून की कमी हो सकती है, और खून की अगर कमी होगी तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाएगा, जिससे आपका सांस फूलने की बीमारी या थकान की बीमारी भी हो सकती है। अच्छा, हीमोफीलिया में कई बार जो है आपके ब्रेन में दिमाग में अगर रक्तस्राव हो गया तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो कई बार जो है अगर सीवियर हीमोफीलिया के मरीजों में रक्तस्राव इतना ज़्यादा हो जाता है कि मरीज की जान भी जा सकती है। पहले 1960 के पहले जब ये सब फैक्टर वगैरह उपलब्ध नहीं हुआ करते थे तो हीमोफीलिया मरीजों की ज़िंदगी सिर्फ 11 साल की हुआ करती थी, एवरेज लाइफ। लेकिन आज के समय जो हीमोफीलिया के मरीजों की लाइफ है एवरेज लाइफ से सिर्फ 10 साल कम रह गई है। तो बहुत अच्छी हो गई। अगर हम माने कि एवरेज लाइफ अगर किसी की 70 साल है तो हीमोफीलिया के मरीज भी 60 साल तक आराम से जिंदा रह सकते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। 1960 के पहले उनकी लाइफ 10 साल 11 साल में खत्म हो जाती थी। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में जबकि कॉम्प्लिकेटेड भी ये मामला हो सकता है, तो ऐसे मरीजों को किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? मसलन जैसे कि अगर आमतौर पे हम लोग जो समझते हैं कि उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, कट नहीं होना चाहिए, लेकिन एज ए डॉक्टर और क्या आप सलाह देंगे? देखिए, अगर कोई हीमोफीलिया का नॉन पेशेंट है कि हमें हीमोफीलिया है तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसको चोट से हमेशा बचना है, ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसको चोट लगे। कुछ खेल कूद ऐसे होते हैं जैसे फुटबॉल हो गया या जो भी खेल कूद होते हैं जहाँ पे चोट लगने का डर होता है, वो खेल कूद उनको अवॉइड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर उनकी कोई सर्जरी प्लान्ड है या उनको कोई वैक्सीनेशन भी हो रहा है या उनको कोई सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है खून निकालने के लिए या फिर उनको इंजेक्शन कुछ लगाया जा रहा है, तो ऐसे तौर पर उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि फैक्टर अपना जो है ले करके उसके बाद सर्जरी या डेंटल प्रोसीजर या फिर जो भी काम करना है वो करें जो है। और अगर सीवियर हीमोफीलिया का मरीज है तो रेगुलर अस्पताल में जा करके फैक्टर 8 और फैक्टर 9 हफ्ते में 2 या 3 बार चढ़वाएं। बिल्कुल। और ये समस्या चूँकि गंभीर भी है और काफ़ी संख्या में इसके मरीज भी हैं, जैसा आपने बताया, वो अलग बात है कि डायग्नोस नहीं हो पाए, तो जाहिर सी बात है कि इसके बारे में वैश्विक स्तर पे कुछ प्रयास किए जाते होंगे। हम लोग कुछ बीमारियों से संबंधित दिवस भी मनाते हैं, तो क्या हीमोफीलिया डे भी कभी रखा गया है? देखिए, हीमोफीलिया के 2 फेडरेशंस हैं जी, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया एंड इंडियन फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया जी। तो हीमोफीलिया की जागरूकता के लिए कि लोग जानें कि क्या होता है, कैसे इसका इलाज होता है, पब्लिक में अवेयरनेस हो, इसके लिए 17 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें जो है हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो है अवेयरनेस फैलाते हैं, मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से या कोई रैली निकाल करके लोग जो है हीमोफीलिया के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं ताकि लोग जाने कि हीमोफीलिया क्या होता है और ये लाइलाज बीमारी अब नहीं रह गई है, अब इसका इलाज संभव है। बिल्कुल। तो आज आपके माध्यम से इस बीमारी के बारे में एक अच्छी जानकारी हम सभी को मिली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपना ध्यान तो रख ही रहे होंगे, कोविड से भी अपने आप को भी बचा के रखना है, तो अपना ध्यान दीजिए, अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाइए। इसी आशा के साथ कि एक बार फिर आपसे होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार।